ये आवाज दिख रहा है? ठीक है, चलिए। पहला जो क्वेश्चन था उस पे था आपके पास क्या, कल्पांत। ठीक है, सब लोग पेपर पे देखेंगे क्या था, कल्पांत। अब इस पे हमारे पास चार ऑप्शन थे। ए था हमारे पास गुण संधि, और बी था इसमें यण संधि, और सी था इसमें दीर्घ संधि। क्या था? दीर्घ संधि। इस कल्पांत शब्द पे हमने जो है क्या बताना था, निम्न में से कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसका जो है सभी लोगों ने लगभग जवाब दिया है, दीर्घ संधि। ठीक है, अब इस कल्पांत का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, इसका हो जाएगा कल्प प्लस अंत। क्या हो जाएगा? कल्प प्लस अंत। यानी कि यहाँ पर ये हो गया हमारे पास अ, दूसरा हो गया हमारे पास अ बराबर हो गया आ। तो जब हमारे पास कल्पांत शब्द बना कल्प प्लस अंत, ठीक है, तो इसका जो है इस अ का इसके साथ क्या हो गया, लोप हो गया, और अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है, दीर्घ बनता है ना, आ बनता है। तो इसलिए हमारे पास ये शब्द बन गया आपके कल्पांत। क्या बन गया? कल्पांत। ठीक है, अब देखो यहां पर गुण संधि का आपके पास जो है, आपको पता है कि जहां पर एक मात्रा आती है, सीधे सीधा वो समझना आप कि जहां पर आपके पास क्या एक मात्रा आती है, जैसे आपके पास रमेश, उदाहरण बता रहा हूं मैं, रमेश, महेंद्र, ठीक है, महेंद्र, ये इस प्रकार के हमारे पास क्या है, गुण संधि के हमारे पास क्या है, उदाहरण है। ठीक है, किसके उदाहरण है? गुण संधि के। आपको मैंने जब गुण संधि पढ़ाई है तब मैंने आपको बताया कि सिंपल है, अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा है तो जहां पर एक मात्रा दिखे आपको, समझ गए ना, एक मात्रा, समझ गए ना, एक मात्रा, एक की मात्रा, आय की नहीं वो वृद्धि हो जाएगी, आओ की भी नहीं वो वृद्धि हो जाएगी, समझ गए ना। जहां पर एक मात्रा दिख जाए आपको, वहां पर आपको निसंदेह जो आप क्या लगा देनी, गुण संधि लगा देनी। इतना लिख दिया। अब देखेंगे इस पे हमारे पास अगला है यण संधि। कौन सा है? यण संधि। तो कल्पांत पे तो आपके पास कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। और भी इसके बहुत सारे हमारे पास क्या है, उदाहरण है, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, समझ गया ना। बहुत सारे, यदि जहां पर हमारे पास सेम समान ई प्लस ई हो, या अ प्लस अ हो, या आ प्लस आ हो, वहां पर हमेशा हमारे पास क्या, दीर्घ। लघु प्लस लघु बराबर भी हमारे पास क्या बनता है, दीर्घ बनता है। और दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर हमारे पास क्या बनता है, दीर्घ बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दीर्घ संधि में। अब यण संधि में आपको दो चीज का विशेष ध्यान रखना है। जब कभी भी आपके पास शब्द में लिखाऊंगा, भी पहले देख लो, देखो या तो यो आ जाए या उ आ जाए। क्या आ जाए? या यो दिख जाए या वो दिख जाए। इनसे पहले, यानी कि इनसे पहले, इनसे लगा होना चाहिए, लेकिन इससे पहले अर्धवर्ण आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अर्धवर्ण आना चाहिए। ठीक है, देखो इस पे क्या होता है, जब ई के साथ हमारे पास अ लगता है तो क्या बनता है, यो बनता है। क्या बनता है? यो बनता है। ठीक है ना, इस ई का काम जो है यो बनाने का है। इसके साथ जो भी आएगा पहले तो यो बनाएगा, उसके बाद अगर आ है तो या बन जाएगा, अगर उ है तो यू बन जाएगा। समझ गया ना, जो भी होगा इसका काम होगा यो बनाने का। क्या होगा? यो बनाने का। ठीक है, दो चीज समझ में आ गई। देखो यहां पर इसके उदाहरण हमारे पास जैसे हो गया, हमारे पास चलिए प्रत्येक हो गया, प्रत्येक, क्या हो गया, प्रत्येक। प्रत्येक इसका क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, किसका? यण संधि का। और दूसरा हमारे पास हो गया अध्यापक, हो गया अध्यापक। दूसरा हो गया हमारे पास स्वागत। ठीक है, क्या हो गया? स्वागत। तो देखो इस यो से या व से पहले हमारे पास अर्धवर्ण है ना, इससे पहले लगा हमारे पास क्या है, अर्धवर्ण है। तो ये सारे जो उदाहरण है, ये उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे, यण संधि के अंतर्गत आएंगे। इत्यादि है, इसके बाद आप ले सकते हैं इत्यादि। इत्यादि भी आपके पास किसके अंतर्गत आएगा, यण संधि के अंतर्गत आएगा। और इसमें और ले सकते हैं आप, है
अयोध्या हो सकता है। य से पहले अब देखो य या आपके पास व, ठीक है। जैसे आपके पास अन्वेषक है तो अन्वेषक भी आपके पास कौन सी होगी, अन्वेषक में आपके पास कौन सी संधि होगी, यर्ण संधि होगी, ठीक है। बाकी जब आपकी क्लास चलेगी तब आपको विस्तार से इसके बारे में क्या है बताया जाएगा। 4-5 उदाहरण आप इसके लिख दो, ठीक है। इतना हो गया, लिख दिया। चलिए उसके बाद अगला जो हमारे पास है, नेतत का सही संधि विच्छेद क्या होगा। हमारे पास एक शब्द आया था नेतत, इसको मिटा दो। हमारे पास आया था नेतत, नेतत का संधि विच्छेद यानी कि सही संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि विच्छेद, ठीक है। जो नेतत शब्द है, नेतत शब्द का सही संधि विच्छेद हमारे पास क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमको ये पता रहना चाहिए कि इस पे जो है नेतत आया है तो यहाँ पर हमारे पास किसकी मात्रा है, आई की मात्रा है। किसकी मात्रा है, आई की मात्रा है। जहाँ पर हमारे पास जो है, जब हमारे पास संधि हो और हमारे पास मात्राओं में वृद्धि हो यानी कि डबल मात्रा दिख जाए तो वहाँ पर आपको जो है क्या है, कौन सी संधि लगानी है, वृद्धि संधि लगानी है। तो इसका ध्यान देना आपको, ने प्लस एतत, ठीक है। क्या आएगा, ने प्लस एतत, सॉरी 9 प्लस एतत, क्या आ जाएगा, एतत। 9 प्लस एतत हमारे पास जो है क्या इस पे आ जाएगा, ठीक है। एतत 9 प्लस एतत में हमारे पास कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। दीर्घ कहाँ से आ जाएगी, वृद्धि संधि भाई। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, वृद्धि। जहां पर मात्राओं में वृद्धि हो वहां पर हमारे पास क्या है, वृद्धि संधि होगी, ठीक है। अब देखेंगे और इसके ले सकते हैं, जैसे आपके पास महेश्वर है, ठीक है, महेश्वर, महेश्वर है, ठीक है। तो इस पे भी हमारे पास कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी, ठीक है। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, महा प्लस ऐश्वर्य। क्या हो जाएगा, ध्यान देना, महा प्लस ऐश्वर्य। क्या हो जाएगा, महा प्लस ऐश्वर्य। तो यानी कि जो है आपके पास जो वृद्धि संधि है इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, समझ गए ना। ये मतलब थोड़ा इस पे आ रखा है तो थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया। अगला शब्द है हमारे पास, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। पवन शब्द है, उसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। और हमको ये भी पता रहना चाहिए कि पवन शब्द में संधि कौन सी है। पवन का संधि विच्छेद क्या है, क्या होगा, ठीक है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये पता भी रहना चाहिए कि पवन शब्द में कौन सी संधि है, अयादि संधि। बहुत बढ़िया, कौन सी संधि है, अयादि संधि। तो पवन का हमारे पास क्या है, पो प्लस अन। क्या है, पो प्लस अन। ये तो इसका क्या हो गया, सही संधि विच्छेद हो गया। और इस पे कौन सी संधि है, अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि है, ठीक है। लिख लो, कौन सी संधि है, अयादि संधि है। देखो अयादि संधि में हमारे पास, लिख सकते, लिख दो नीचे। अयादि संधि में हमारे पास, लिखो, अयादि संधि में हमारे पास शब्दों में मात्राओं का लोप होता है। शब्दों में मात्राओं का लोप होता है, मात्राओं का लोप होता है। अर्थात यानी कि देखो इस पे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ऐसे शब्द आते हैं, यानी कि जिस पे हमारे पास और ए आई की मात्रा या ई की मात्रा हमारे पास क्या नहीं दिखती है।
समझ गए ना। इस पे हमारे पास मात्राएं दिखती नहीं है, लेकिन इस पे क्या मात्राओं का क्या होता है, लोप होता है। इसमें अक्षर शब्द हमारे पास जैसे नयन, ऑब्लिक शयन, ऑब्लिक चयन, पावक, धावक, ठीक है, आदि आदि शब्द इसमें हमारे पास क्या आते हैं। या नायक हो गया, गायक हो गया, नायक, गायक और सहायक। चलो, नायक, पावक हो गया, धावक हो गया, नायक हो गया, गायक हो गया, आदि। इस प्रकार के शब्द हमारे पास किस में आते हैं, अयादी संधि में आएंगे। बाकी आपने अयादी संधि में पढ़ाई होगा कि अयादी संधि के रूल कैसे कैसे क्या क्या, ठीक है। इतना हो गया। अगला है आपके पास रसोई घर में समास है। जो रसोई घर है, रसोई घर में समास कौन सा है। पहला ऑप्शन आपके पास दे रखा है कर्मधारय समास। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ये हो गया। रसोई घर, रसोई घर में समास, ठीक है। रसोई घर में समास कौन सा है, पहला ऑप्शन दे रखा आपके पास कर्मधारय समास, कर्मधारय। दूसरा दे रखा है आपके पास तत्पुरुष, तत्पुरुष। तीसरा समास दे रखा है आपके पास अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। और चौथा दे रखा है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, समास, ठीक है। अब देखो, जब कभी भी हम जो है समासों का क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, ठीक है, तो इसके यानी कि जहां पर हमारे पास कारक चिन्हों का प्रयोग होता है या लोप होता है, लेकिन जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो कारक चिन्ह हमारे पास क्या आ जाते हैं कहीं ना कहीं, समझ गए ना। तो इसका क्या होगा, रसोई घर, यानी कि रसोई के लिए क्या है, घर है। खाना बनाने के लिए क्या है, घर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रसोई घर। यानी कि के लिए, किसके लिए, खाना बनाने के लिए, यानी कि रसोई के लिए घर, ठीक है। रसोई में क्या करते हैं हम, खाना ही तो बनाते हैं रसोई में, कुछ और काम थोड़ी करते। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष, ठीक है। तो आप इसके आगे लिख सकते हैं, इस पे हो जाएगा हमारे पास कर्ण तत्पुरुष, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास। देखो, कर्मधारय समास में अक्सर क्या होता है, दो चीजों की हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो लिख सकते कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में, नवीन लिखने रख, कर्मधारय समास में, समास में किन्हीं दो चीजों की आपस में तुलना की जाती है। किन्हीं दो चीजों की आपस में तुलना की जाती है। जैसे धर्म बुद्धि, जैसे धर्म बुद्धि, इसका ऑप्शन धर्म बुद्धि, कोमा सज्जन, सज्जन, सज्जन कोमा भोजदंड, भोजदंड, सज्जन कोमा भोजदंड, ठीक है। सज्जन कोमा भोजदंड, ये तो हो गया आपके पास किसका हो गया, कर्मधारय समास का। जैसे कर्मधारय का, तत्पुरुष का नहीं, कर्मधारय के समास के बोले में, ठीक है। जैसे हमारे पास हम बोलते हैं नीलकमल, ठीक है, यानी कि नीला है कमल, यानी कमल की जैसे कैसा है, नीला है, या नीलकंठ। तो देखो, नीलकंठ में हमारे पास नीला है कंठ जिसका, यानी कि तीसरे का वो आ रहा, तो वहां पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। जहां पर जो है किसी चीज का हम वो कर रहे हैं और तीसरी चीज की प्रधानता प्राप्त हो जाए, तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो लंबा है उधर किसका, उधर लंबा है,
गणेश जी का उदर लंबा है, समझ गए, किसका उदर लंबा है, गणेश जी का उदर लंबा है, ठीक है। चलिए अब अव्ययभाव समास के उदाहरण लिख दो थोड़ा। अनुरूप लिख दो इसका, अनुरूप, अनुरूप बात नहीं, अनुरूप और यथाशक्ति, यथाशक्ति, अनुरूप और यथाशक्ति, ये हो गए किसके, अव्ययभाव के समास के उदाहरण। देखो एक चीज और याद, इतना हो गया, एक चीज आपको अव्ययभाव समास में और याद रखनी है कि इसमें अक्सर, अब सब नहीं बोल सकते हम, अक्सर शब्द जो है अगर अ से स्टार्ट हो जाए, अन अ कोई भी हो जाए, तो उस पर जो है अधिकतर आपके पास क्या अव्ययभाव समास ही होता है। समझ गए, उस पर क्या होता है, अधिकतर आपके पास क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। अब उसके बाद आगे आपके पास क्या है, बहुव्रीहि समास। पहले लिख दो आप लंबोदर, लंबोदर, ठीक है। अब गजानन किसको बोलते हैं, गजानन किसको बोलते हैं बताओ, वीणा पाणिनि, ठीक है ना, सरस्वती। तो लिखो लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, नीलकंठ हो गया। डेफिनेशन बता देंगे जब चलेगा, तब अव्ययभाव समास की बता देंगे आप, ठीक है ना। यानी कि मैंने बोला कि इस पे अधिकतर शब्द जो है अ से हमारे पास क्या अगर शुरू हो, तो वहां पर जो है अधिकतर हमारे पास क्या है, अव्ययभाव समास की प्रधानता होती है। यहाँ पर जो है यथाशक्ति, यानी कि जहाँ पर हमारे पास कोई चीज़ है डायरेक्ट है, वहाँ पर ना कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना किस चीज़ का प्रयोग करते, समझ गए ना। तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, अव्ययभाव समास होगा, ठीक है। विग्रह में जब हम करेंगे, हो गया। इसका लिख दो आप, लंबोदर हो गया, वीणा पाणिनि हो गया, और बहुत सारे हो सकते इसके, समझ गए ना। तो यानी कि बहुव्रीहि समास में जहां पर जो है तीसरे की प्रधानता हो, सीधी सीधी बात है, तीसरे क्या प्रधानता हो, तीसरे की, दो चीज क्या मूव कर रहे हैं लेकिन तीसरा चीज निकल कर क्या सामने आ रहा, तो वहां पर हमारे पास कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। इतना हो गया। अगला है किस शब्द में तदित प्रत्यय है, इसको मिटा दो, हो गए। जरा यहाँ से देना, कपड़ा होगा नीचे, इसके नीचे कपड़ा यहाँ पे। किस शब्द में तदित प्रत्यय है, तदित प्रत्यय, ठीक है। किस शब्द में जो है हमारे पास क्या है, तदित प्रत्यय है। पहला ऑप्शन था आपके पास सुनहरा, सुनहरा। दूसरा ऑप्शन है पाठक, और तीसरा ऑप्शन है लड़ाई, और चौथा ऑप्शन है दर्शनीय, दर्शनीय। ये चार आपके पास जो है ऑप्शन है, और इसमें दिया गया है कि तदित प्रत्यय किन शब्दों में, यानी कि इन चार ऑप्शनों में से जो है आपके पास तदित प्रत्यय क्या है, किस में है, ठीक है। तो ध्यान देना है, तदित प्रत्यय आपके पास क्या है, सुनहरा में आपके पास कौन सा प्रत्यय है, तदित प्रत्यय है, ठीक है। आपने प्रत्यय में पढ़ा होगा कि तदित प्रत्यय किसे कहा जाता है, एक कृत प्रत्यय है और एक आपके पास क्या तदित प्रत्यय है, ठीक है। तो कितनों को पता है कि तदित प्रत्यय क्या है, आप लोगों को पता होगा तदित प्रत्यय क्या है, नहीं पता। चलिए तो पहले आप इस पे लिखेंगे सुनहरा में तदित प्रत्यय है, सुनहरा में लिखो तदित प्रत्यय है, ठीक। उसके बाद लिखेंगे तदित प्रत्यय किसको बोलते हैं, तदित प्रत्यय, कि तदित प्रत्यय जो है हम किसको कहेंगे, ठीक है। तदित प्रत्यय जो है किसको कहा जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे पहले तो हमारे पास प्रत्यय का पता होना चाहिए कि प्रत्यय क्या है, वास्तविकता हमारे पास क्या है, प्रत्यय क्या है। प्रत्यय के बारे में हमारे पास जो है अगर हमको पता हो कि प्रत्यय क्या है, ठीक है, तब जाके हमारे पास कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय के बारे में हमको क्या पता चले। तो लिखेंगे जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर, जो शब्दांश जो
शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दे, जुड़कर अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दें, उसे प्रत्यय कहते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रत्यय कहते हैं। ठीक हो गया, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रत्यय। वे लिखेंगे संज्ञा सर्वनाम, इसके नीचे संज्ञा सर्वनाम कोमा विशेषण, संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम ऑब्लिक विशेषण। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम ऑब्लिक विशेषण एवं अवयवों, जो अव्यय शब्द रहता है ना हमारे पास, एवं से जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जुड़ने वाले तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, देखो यानी कि तद्धित प्रत्यय में हमारे पास जो है संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, क्या होगा? संज्ञा होगा और सर्वनाम होगा, या हमारे पास अव्यय शब्द जो रहते हैं हमारे पास। ठीक है, अव्यय शब्दों के साथ हमारे पास क्या है? जो जुड़ेगा उनके साथ हमारे पास क्या? तद्धित प्रत्यय जुड़ेगा। जैसे हमारे पास सुनहरा है। ठीक है, क्या हमारे पास? सुनहरा है। तो सुनहरा में हमारे पास क्या है? यानी कि इस पे हमारे पास कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अगला लिखेंगे। अब देखो सुनहरा में हमारे पास जो है, देखो सोना हमारे पास क्या है? सोना क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और हरा क्या है? हरा हमारे पास क्या? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है, यानी कि तद्धित प्रत्यय है। समझ गया ना? तो सोना हमारे पास संज्ञा है। अभी हमने बोले संज्ञा सर्वनाम, अब सर्वनाम भी हो सकता है, कोई भी हमारे पास कोई चीज का सर्वनाम हो सकता है, अव्यय शब्द हो सकते हैं। तो उनके साथ जो हमारे पास प्रत्यय जुड़ता है, प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ता है, उपसर्ग मतलब आगे जुड़ता है। तो सोना, सोना मतलब क्या है? संज्ञा। अब इसकी विशेषता बने सुनहरा, यानी कि सोना कैसा है? सुनहरा है। ठीक है ना? तो इसमें जो है हमारे पास कौन सा प्रत्यय होगा? तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास पाठक है, एक शब्द आता हमारे पास पाठक। क्या आता हमारे पास? पाठक। लिख दो पाठक, लिखो पाठक। ठीक है, पाठक। अब देखो पाठ हमारे पास क्या है? पाठक, पाठ प्लस अक, अब बन गया पाठक। ठीक है, पाठ प्लस अक क्या हमारे पास? पाठक। अब देखो यहां पर जो है पाठ था, और इसको हम ये कर सकते हैं पठ। पट क्या है? एक धातु है। क्या है? पट क्या है? एक धातु है। और अक क्या है? कृत प्रत्यय है। क्या है? कृत प्रत्यय। क्या है? कृत प्रत्यय, यानी कि क्रिया के साथ। पट क्या है? क्रिया है। पढ़ना मतलब क्या हो गया? क्रिया है। तो क्रिया के साथ हमारे पास जो कृत प्रत्यय जुड़ा, यानी कि अक जो प्रत्यय है वो क्या है? कृत प्रत्यय। तब जब जाके इसको हमने जोड़ा, तब जाके हमारे पास क्या बना? पाठक बना। यानी कि किसी पाठ को अध्ययन करने वाले को क्या बोलेंगे? हम पाठक कहेंगे। या किताब का अध्ययन करने वाले को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पाठक कहेंगे। यानी कि क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है वह कृत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है ना? समझ गया? तो लिख सकते हैं आप क्रिया के साथ, बाकी तो बाद में बता दूंगा मैं आपको इसकी डेफिनेशन, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं इसके साथ। ठीक है, पेपर के साथ क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है वह जो क्या है? कृत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है,
चलिए इतना हो गया, इसको मिटा दूं। ध्यान देना, प्रत्यय से और उपसर्ग से आपके पास एक प्रश्न आएगा, समझ गए ना। कल शायद मैंने दे रखे, प्रत्यय से भी दे रखे, उपसर्ग भी दे रखे, दोनों चीज से आपको जो प्रश्न दे रखे, तो ध्यान देना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, यानी कि किस शब्द में, यानी अच्छा छठा छूट गया। चलिए, तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। हमने बताना था कि तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तदित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, उदाहरण नहीं है। ठीक है, नहीं है। तदित प्रत्यय का उदाहरण हमारे पास क्या है? नहीं है, वो अपने आपने बताना है। देखो पहला जो हमारे पास ऑप्शन है, पहला है बुराई। क्या है? बुराई। दूसरा ऑप्शन है अच्छाई। क्या है? अच्छाई। तीसरा ऑप्शन है भलाई। क्या है? भलाई। और चौथा ऑप्शन है आपके पास सिलाई। सिलाई। ठीक है, तो इस पे आप बता सकते हैं तदित प्रत्यय। क्या बता सकते हैं? तदित प्रत्यय। अब देखो आपको स्वयं बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है कि जिसमें क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि इसमें क्रिया का प्रयोग हुआ है। बताइए ऐसा कौन सा शब्द है इन चारों में कि जहां पर जो क्रिया का प्रयोग हुआ है? सिलाई। बहुत बढ़िया। तो सिलाई क्या है? क्या है आपके पास? कृत प्रत्यय है। क्या है? कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। बहुत बढ़िया। कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय। बाकी हमारे पास क्या है? तदित प्रत्यय। क्या है? तदित प्रत्यय। यानी कि भाव भी तो क्या है? भाव। देखो बुराई भी तो हमारे पास एक भाव है, भलाई भी तो, अच्छाई भी तो हमारे पास एक भाव है। भाई किसी को देख के आपके अंदर जो है भाव उत्पन्न हो गया अच्छाई, तो क्या है? वो भी तो एक सर्वनाम है, वो भी तो एक संज्ञा है। भाई स्वामी विवेकानंद क्या है? एक संज्ञा है ना। अब स्वामी विवेकानंद को देखकर जो हमारे अंदर क्या है? एक अच्छे भाव उत्पन्न हो गए, तो क्या हो गया? भलाई। अब भलाई भी क्या है? भलाई भी क्या है? हमारे पास भाव है ना। भाई भाव हमारे पास क्या है? उत्पन्न हो गए। तो बाकी हमारे पास सब क्या है? भाववाचक तदित प्रत्यय है। तो आप लिख सकते हैं ये क्या है? भाववाचक तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है? भाववाचक तदित प्रत्यय है। भाववाचक तदित प्रत्यय है। सिर्फ एक हमारे पास ऐसा है जहां पर जो है सिलाई, सिलाई शब्द हमारे पास कृत प्रत्यय है। सिलाई शब्द क्या है हमारे पास? कृत प्रत्यय है। ठीक है, सिलना, यानी कि सिलना हमारे पास क्या? एक क्रिया है। सिलना क्या है? सिलना क्या है? क्रिया है ना, है या नहीं है? क्रिया, क्रिया। सिलना क्या है? क्रिया है। ठीक है, इतना हो गया, मिटा दो इसको। चलिए अब आप जो है तदित प्रत्यय और कृत प्रत्यय को भली भांति समझ गए होंगे। अब ज्यादा लपड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। जहां पर आपको क्रिया दिखती है वहां पर आपने क्या लगा देना? तदित प्रत्यय, है ना। हाँ, कृत प्रत्यय लगाना है, तदित नहीं। क्या लगाना है? कृत प्रत्यय। और जहां पर आपको क्रियाहीन दिखता है, क्रिया नहीं, संज्ञा दिखता है, सर्वनाम दिखता है, या कोई चीज ऐसी दिखता है, वहां पर आपने क्या लगाना है? तदित प्रत्यय। या किसी चीज का किसी पर प्रभाव पड़ता है तो वहां पर भी आपके पास क्या? तदित प्रत्यय होगा, समझ गए ना। किसी चीज का, जैसे शिक्षक का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और शिक्षक, कोई छात्र आगे आ गया कि नहीं मैं भी क्या है अध्ययन करवाऊंगा, मैं भी क्या है पढ़ाऊंगा, तो वो भी तो एक प्रेरणा है, वो भी तो एक प्रभाव है। तो वहां पर क्या हो गया हमारे पास? तदित प्रत्यय हुआ ना, वहां पे क्या हुआ? तदित प्रत्यय हुआ। ठीक है, अगला है निम्न में से, अच्छा चलिए, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द, प्रत्यय रहित शब्द, प्रत्यय रहित शब्द है कि हमारे पास जो प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? एक ऑप्शन, 2, 3 और एक 4। पहला ऑप्शन है आपके पास दर्शनीय। क्या है? दर्शनीय, बात नहीं। दूसरा है दुर्गुण, दुर्गुण। और तीसरा है आपके पास भिक्षुक।
भिक्षुक, और चौथा है आपके पास कर्तव्य, कर्तव्य। ठीक है, तो इस पे बोल रहा है प्रत्यय रहित शब्द है, यानी कि जिसमें किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, ऐसा शब्द इसमें कौन सा है? प्रत्यय रहित, जो प्रत्यय वाला नहीं है, समझ गए ना? ऐसा शब्द आपने जो है इस पे क्या छांटना है। तो इस पे एक शब्द ऐसा है कि जिस पे जो है आपके पास प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय मतलब अंत में लगता है, समझ गए ना? तो यानी कि इसमें एक शब्द ऐसा होगा जिसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया होगा। कैसा शब्द होगा? जिसमें उपसर्ग का क्या है? प्रयोग किया गया होगा। तो ऐसा शब्द इसमें कौन सा हो सकता है? गौरव बताएगा। दुर्गुण, बहुत बढ़िया। कौन सा है? दुर्गुण। दुर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग है। जो दुर्गुण बना हुआ है वो दुर, इसमें क्या है? उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग। ठीक है, क्या है? दुर उपसर्ग। तो दुर्गुण जो है प्रत्यय रहित शब्द है, बाकी सब जो है हमारे पास क्या है? प्रत्यय रहित शब्द है। ठीक है, देखेंगे जैसे हमारे पास दर्शनीय, तो दृश्य प्लस अन्य क्या हमारे पास? प्रत्यय है। दृश्य प्लस अन्य हमारे पास क्या है? प्रत्यय है। दर्शन यानी किसी चीज को हम क्या दर्शन कर रहे हैं, तो दृश्य मतलब देखने वाली चीज, अन्य उस पे क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अगला वाला है भिक्षुक प्लस अक। अक क्या है? भिक्षु प्लस अक। अक हमारे पास क्या है? प्रत्यय लगा हुआ। ठीक है, या भिक्ष मान के चलो, भिक्ष, भिक्ष प्लस अक हमारे पास क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। यहां पर हमारे पास जो कृत धातु है और तव्य प्रत्यय है। ठीक है, यहां पर क्या? कृत, कृत धातु है, धातु है। ठीक है, यहां पर क्या है? कृत धातु है। तो इतना हो गया, हो गया इतना। इसको मिटा दूं? नोट क्यों नहीं कर रहा है? इसको साथ साथ नोट करना है, एक के साथ साथ आपको 5-5 मिलेंगे, इतने वो नहीं है। आप जो इसको नोट नहीं कर, इसको नोट कीजिए सब लोग। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी कि ऐसे शब्द आपने बताने हैं कि जिसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग क्या नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिए, इस पे है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में, शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला है आपके पास भरपूर, भरपूर। दूसरा ऑप्शन है आपके पास भरसक, भरसक। और तीसरा ऑप्शन है भरतार, भरतार। और चौथा ऑप्शन है भरपेट, भरपेट। ठीक है, ठीक है। अब देखो, इन 4 ऑप्शनों में हमारे पास किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हमने इन चारों में एक शब्द ऐसा है जिस शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में लगभग लगभग क्या उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसमें है? भरतार में, बिल्कुल सही। किसमें है? भरतार में। बाकी सभी में क्या है? सभी में, सभी में भर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, भर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है पूरा। क्या है? पूरा से ना भाई, भरपूर जो क्या है? पूरा है, भरपूर है। आपको किसी चीज़ के लिए बोला गया कि हाँ बहुत है, तो आपने बोला भरपूर है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है? भरसक। तो ये भी क्या है? पूरी से हमारे पास पूरा इंगित कर रहा है कि पूरा है। ठीक है, उसके बाद भरपेट। आपका पेट क्या हुआ? भरा हुआ है। भरा हुआ का मतलब है पूरा। तो वहां पर हमारे पास क्या भर उपसर्ग का प्रयोग है, लेकिन भरतार एक ऐसा शब्द है जिसमें भर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख दो। अगला है, दुर्व्यवहार में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। गौरव, दुर उपसर्ग, बहुत बढ़िया।
दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है? दुर उपसर्ग है। ये लिख दिया। चलिए साथ साथ लिखते रहिए। ठीक है, दुर्व्यवहार में हमारे पास जो है उपसर्ग, दुर्व्यवहार में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। ठीक है, ठीक। अब देखेंगे इस पे हमारे पास जो पहला है दुर्व्यवहार में प्रयुक्त उपसर्ग, प्रयुक्त उपसर्ग। दुर्व्यवहार में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। पहला है दुह, दूसरा है वी, तीसरा है दुर और चौथा है उपयुक्त सभी, यानी कि सभी। चौथा कौन सा है? सभी, यानी कि इसमें से हमारे पास क्या है? सभी भी हो सकता है। तो दुर्व्यवहार में प्रयुक्त उपसर्ग हमने बताना है। तो देखो पहले तो हमको दुर्व्यवहार का विच्छेद करना आना चाहिए। तो कितनों को पता है कि दुर्व्यवहार में, ठीक है, उपसर्ग तो इन्होंने बता दिया दुर उपसर्ग है। ठीक है, क्या उपसर्ग है? दुर उपसर्ग है। लेकिन दुर्व्यवहार का विच्छेद क्या होगा? हाँ आप बताओ। बिल्कुल सही, दु यानी कि दुर प्लस वी प्लस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखेंगे इसका हमारे पास जो होगा, पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दुर प्लस वी प्लस लास्ट में ले लो हार, तो क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार। ठीक है, बहुत बढ़िया, दुर प्लस वी प्लस हार। ठीक है, और नहीं तो इसी में आ गया हार। ठीक है, तो इस पे हमारे पास क्या है? दुर्व्यवहार। और भी होगा, आपने थोड़ा और ज़्यादा कर दिया उसको। ठीक है, तो इतना भी आप लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला है निम्न में से राजेश जोशी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से राजेश जोशी की रचना है। बताइए, निम्न में से राजेश जोशी की रचना है। राजेश जोशी की रचना, राजेश जोशी की रचना है, रचना है। सुखदेव पंखा खोलिए। निम्न में से राजेश जोशी की क्या है? रचना है। ठीक, अब देखेंगे पहला है मिट्टी का चेहरा। चलो, मिट्टी का चेहरा। दूसरा है चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, मुंह टेढ़ा। और तीसरा है नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य में हंसी, नेपथ्य में हंसी। और चौथा है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। ये आपके पास जो है क्या थे? ऑप्शन थे। ठीक है, अब देखेंगे मिट्टी का चेहरा, चांद का मुंह टेढ़ा, नेपथ्य की हंसी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो हमको पता है कि राजेश जोशी के जो है क्या है? मिट्टी का चेहरा क्या है राजेश जोशी का? एक काव्य संग्रह। क्या है? काव्य संग्रह। क्या है? काव्य संग्रह है या नहीं है? और नेपथ्य की हंसी भी इसके क्या है? काव्य संग्रह है, काव्य संग्रह। लेकिन चांद का मुंह टेढ़ा, हमने आपको एक तरीका बताया था कि अगर चांद जो है मुंह टेढ़ा करेगा तो मुक्ति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। समझ गए ना? तो यानी कि चांद का मुंह टेढ़ा किसका है? मुक्ति बोध। तो आप आगे लिख सकते हैं चांद का मुंह टेढ़ा किसका है? मुक्ति बोध का। किसका है? मुक्ति बोध। चांद का मुंह टेढ़ा किसका है? मुक्ति बोध का है। ठीक है, और एक इनका जो है एक काव्य संग्रह एक और था, किसी को याद है? मैंने आपको बोला था कि एक दिन पेड़ बोलेंगे, फिर मिट्टी का चेहरा दिखेगा, फिर नेपथ्य की हंसी दिखेगी, फिर दो पंक्तियां, आपको लास्ट वाला ये था जिस पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो लिखेंगे एक दिन इनका, ये राजेश जोशी का, एक दिन पेड़ बोलेंगे,
बोलेंगे। ठीक है, एक दिन क्या है, पेड़ बोलेंगे, यानी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन जो है पेड़ क्या है, बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, राजेश जोशी का जो है जन्म कब हुआ, बताओ। राजेश जोशी का जन्म कब हुआ, याद तो होगा। 46, बिल्कुल सही। 18 जुलाई 1946 को इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। और 1948 किसका हुआ, मंगलेश डबराल का हुआ। ठीक है, आसपास ये दोनों का। 1948 में मंगलेश डबराल का हुआ और 18 जुलाई 1946 को किसका हुआ, इनका हुआ। और काफल पानी में किसका जन्म हुआ, मंगलेश डबराल जी का जन्म कहाँ पर हुआ, काफल पानी, जो कहाँ पड़ता है, टिहरी में पड़ता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला है राहुल सांकृत्यायन का जन्म, नंद कर दिया इन्होंने, कोई नहीं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, ये हो गया। राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ पर हुआ। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब हुआ। पहला ऑप्शन है इस पे दे रखा 9 अप्रैल 1983। दूसरा है 9 अप्रैल 1893 और उसके बाद है 14 अप्रैल 1963। ठीक है, और एक इसमें से नॉन ऑफ दीज मान के चलो। तो उसका जन्म कब हुआ, 9 अप्रैल 1893 में। ठीक है, 9 अप्रैल 1893 में। ठीक है, और 14 अप्रैल 1993 में क्या हुई, 63 में क्या हुई, मृत्यु। इनका मूल नाम क्या था, केदार पांडे। ठीक है, मूल नाम या बचपन का नाम क्या था, केदार पांडे। पांडे जी इनका क्या मूल नाम था, केदार पांडे। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, इनका जो जन्म हुआ कहाँ पर हुआ, बताइए। इनका जो जन्म हुआ, ये जन्म हुआ कहाँ पर हुआ, बताओ। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में। कहाँ पर हुआ, आजमगढ़ में। कहाँ पर हुआ, आजमगढ़ में। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में जो है इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, साहित्य में किस कवि को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी एक मिनट। अच्छा, साहित्य में किस कवि को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, हाँ पंत है, कोई नहीं, सबको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ चलिए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं ना कि गलत भी करने चाहिए ताकि तुमको याद रहे। ठीक है, साहित्य में देखेंगे, साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को मिला, हाँ कवि को मिला। हाँ चलिए सुनेंगे। यहां पर आपने पढ़ना है साहित्य में किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सब लोग जो है अंधे भक्त हो गए। ये प्रश्न मैंने जानबूझ के दिया, मैंने साहित्य पूछा, मैंने ये बोला यदि पूछा कि हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, पंत को मिला। समझ गया ना। यहां पर प्रश्न क्या है, साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। तो पहला ऑप्शन है जी शंकर कुरूप। वो जी तो हो गया थोड़ा, जी शंकर कुरूप था। वो क्या था, जी शंकर कुरूप। ऐसे तो हम प्रश्न गलत करके आ जाते हैं कुरूप को। ठीक है, मलयालम साहित्य के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, मलयालम साहित्य के लिए 1965 में। लिख सकते हैं किसके लिए मिला, मलयालम के लिए मिला, लिखा रखा है। ये भी मैंने बताया कि प्रश्न कैसे आएगा। अब बोल रहे कि पंत को मिला, यहाँ पर मैंने हिंदी साहित्य थोड़ी लिखा भाई। अगर यहाँ पर होता हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, या हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तब आपके पास क्या आएगा, पंत। तो देखो
पंत जी को जो है हिंदी साहित्य के लिए 1968 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब ध्यान देना, प्रथम ज्ञानपीठ पूरा हिंदी वाला, समझ गए ना, ज्ञानपीठ नहीं, ज्ञानपीठ किसको मिला? जी शंकर कुरूप को। किसको मिला? जी शंकर कुरूप को, समझ गए ना। देखो, एक होता है कि हिंदी साहित्य में, एक होता है साहित्य, साहित्य में सब आता है, मलयालम हो गया, अन्य सारी चीज़ें जो हमारे पास भाषा है जिसमें साहित्य किया गया, ठीक है। तो अगर आएगा साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो जी शंकर कुरूप को। और अगर आएगा हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार किसको मिला? तब आएगा आपके पास क्या है? पंत जी को, ठीक है। और ऑप्शन इसमें और थे, और ऑप्शन क्या थे? महादेवी वर्मा, क्या है? महादेवी वर्मा, ठीक है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कब? 1982। किसके लिए मिला? यामा के लिए मिला, जो कब रची गई थी? 1940 में, ठीक है। किसके लिए मिला था? यामा के लिए मिला था, महादेवी वर्मा को, ठीक है। एक ऑप्शन उसमें माखनलाल चतुर्वेदी था, क्या था? माखनलाल चतुर्वेदी। ये हो गया, लिख दिया। चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। इनको जो है 1955 में, याद होगा आपको, 1955 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, अकादमी पुरस्कार, ठीक है। और 1955 में ही जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार की क्या हुई? शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? साहित्य अकादमी की शुरुआत। अगर पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी की शुरुआत कब हुई, तो 1955 में क्या है? साहित्य अकादमी की शुरुआत हुई, ठीक है। कब हुई? 1955 में साहित्य अकादमी की क्या है? शुरुआत हुई, ठीक है। उसके बाद जो है इनको किस रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इनको जो है किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। हिम तरंगणी, बहुत सुंदर। किसके लिए मिला? हिम तरंगणी के लिए, हिम तरंगणी, ठीक है। किसके लिए मिला? हिम तरंगणी के लिए इनको क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक। किस रचना के लिए मिला? हिम तरंगणी के लिए जो है माखनलाल चतुर्वेदी को क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इतना क्लियर है सब लोगों को? लिख दिया। चलिए अगला वाला प्रश्न है 13 वाला, पंत की रचनाओं का सही क्रम बताना था। पंत की रचनाओं का सही क्रम, सही क्रम, ठीक। देखेंगे, चलिए चलिए पहला है उच्छ्वास ग्रंथि, पहला है उच्छ्वास, दूसरा है ग्रंथि, उसके बाद है पल्लव वीणा, पल्लव और वीणा, वीणा। उसके बाद है उच्छ्वास, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा और पल्लव, पल्लव, ठीक है। उसके बाद है ग्रंथि, बात नहीं, ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास और पल्लव,
पल्लव, और एक इनमें से सभी। ठीक है, तो हमको पता रहना चाहिए कि पंत की ये सारी रचनाएं कैसी है, जो रचनाएं हैं कैसी रचनाएं हैं, छायावादी रचनाएं हैं। कैसी रचनाएं हैं? सारी छायावादी रचनाएं। ठीक है, ये सारी रचनाएं क्या है? छायावादी रचनाएं हैं। छायावादी सारी रचनाएं कैसी है? छायावादी। आपको मैंने एक सूत्र लिखाया था, उग्र विपंगु, लिखाया था नहीं लिखाया था? उग्र विपंगु। उग्र से मतलब है उच्छ्वास, ग्र से मतलब है ग्रंथि, बी से मतलब है वीणा, प से मतलब है उग्र विपंगु, प से मतलब है पल्लव, और गु से मतलब है गुंजन। था यहाँ पे कि नहीं था? गुंजन, गुंजन। एक 3 4 दे रखी थी, लेकिन एक आपने और लिख दी। ठीक है, तो देखेंगे 1920। ठीक है, याद है? उग्र विपंगु 1920 आपके पास 2 थी ना, 1920। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास जो वीणा थी 1927 वीणा थी, और पल्लव आपके पास कब था? 1928, और 1932 में आपके पास क्या था? गुंजन था। ठीक है ना, ये इसकी रचनाओं का क्या है? सही क्रम है, और ये छायावादी रचनाएं हैं। ठीक है, हमने आपको जो है यहाँ पर ये बताया था कि जो इनकी ये वाली रचना है ना, इसे छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। फेस्टो, इसे क्या कहता है? छायावाद का मैनिफेस्टो। और दूसरा क्या नाम है? प्रकृति की चित्रशाला या धारा। ठीक है, और दूसरा क्या है इसको? प्रकृति की चित्रशाला या चित्रधारा। ठीक है, चित्रधारा या शाला। ठीक है, ये भी इसी को कहा जाता है। किसको? पल्लव को। तो पल्लव पंत की जो है 1928 की रचना है, और छायावादी रचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ये चारों जो है 5 इनकी जो रचनाएं हैं, छायावादी रचनाएं हैं, ये इनका क्या है? क्रम से है। ठीक है, आपके पास कभी आरोही क्रम के लिए लगाने के लिए आएगा, कभी आपके पास क्या अवरोही क्रम में लगाने के लिए आएगा। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अगला है, निम्न में से डबराल के काव्य संकलन का सही क्रम बताइए। मंगलेश डबराल। ठीक है, ये हो गया। फॉर्मूला लिख दो आप, उग्र विपंगु, फिर याद हो जाएगी आपके पास। उग्र विपंगु, उससे आपके पास जो है याद हो जाएगी। ठीक है, डबराल के काव्य संकलन, डबराल जी के काव्य संकलनों का सही क्रम, यानी कि इनका जो है सही क्रम क्या होगा? डबराल जी के काव्य संकलनों का देखेंगे। पहाड़ पर लालटेन। ठीक है, उसके बाद दूसरा है घर का रास्ता, और तीसरा है हम जो देखते हैं। एक ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन था हम जो देखते हैं, और तीसरा ऑप्शन है पहाड़ पर लालटेन, और उसके बाद है घर का रास्ता। क्या है? घर का रास्ता। फिलहाल इन 2 को मान के चलो। ठीक है, हम जो देखते हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता। तो इसमें से जो है मंगलेश डबराल के जो है कौन से काव्य संकलन जो है आपके पास क्या है? सही है, पहला वाला। कौन सा है? पहला वाला, बिल्कुल सही। कौन सा है? पहला वाला हमारे पास जो है क्या है? सही है, काव्य संकलन। ठीक है, देखो हमने आपको किस किस को याद है काव्य संकलनों का, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था? बताओ। हाँ, क्या है? रचनाएं कब कब है बताओ?
पहाड़ पर लालटेन कब का है बताओ? 1981। बहुत सुंदर। कब है? 1981। घर का रास्ता 1988। बिल्कुल सही, 1988। अच्छा, हम जो देखते हैं 1995। बहुत सुंदर, 1995। ठीक है, 1995। ये इनके जो है क्या है, काव्य संकलन है। इनके काव्य संकलन और भी है, लेकिन फिलहाल आपके पास ऑप्शन में 3 थे, तो आपको 3 को क्या याद रखना है। बाकी मैंने आपको जो लिखा रखे हैं क्लास में, उसको आपने याद करना है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, समय भी हो रहा दूसरी इसका। चलिए अगला है, निम्न में से रामोदर स्वामी के नाम से किसे जाना जाता? रामोदर स्वामी, रामोदर जी स्वामी के नाम से, या आ सकता है रामोदर स्वामी किसका उपनाम है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन था डबराल जी, राजेश जोशी, सांकृत्यायन और शेखर जोशी। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? नहीं, राहुल सांकृत्यायन को किसको कहा जाता है? तो ये था आपके पास राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, आंसर इसका था। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास डबराल जी, तो ये तो छोड़ो। और तीसरा था हमारे पास राजेश जोशी, राजेश जोशी। ठीक, और एक जोशी आपके पास और थे, शेखर जोशी, शेखर जोशी। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के बारे में आपको पूरा विस्तार से अध्ययन हो चुका है, और डबराल जी के बारे में भी आपके पास जो है, जो डबराल जी है इसके बारे में भी आपके पास अध्ययन क्या है, पूरा हो चुका है। राजेश जोशी को जो है एक रचना थी जिसके लिए जिन्होंने इनको क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सी रचना थी? बहुत बढ़िया, 2 पंक्तियों के बीच लिख दो, 2 पंक्तियों के बीच ये लिख दो, 2 पंक्तियों के बीच के लिए कब मिला भाई? हाँ, पंक्तियों के बीच के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, पुरस्कार मिला। उसके बाद एक दूसरे हैं हमारे शेखर जोशी। कौन है? शेखर जोशी। कौन है? शेखर जोशी। ठीक है, तो शेखर जोशी का भी लिख दो। कोशिका घटवार लिख दो, कोशिका घटवार बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इनका कोशिका घटवार 1958 में लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका भी, कोशिका घटवार। 7 के लोग, दूसरा है 7 के लोग 1978 में, और तीसरा है मेरा पहाड़ 1989। ये 3 इनके जो है महत्वपूर्ण जो है इनके क्या है रचनाएं हैं। हो गया? हो गए? मेरा पहाड़ 1989, ऊपर वाला मिटा दूं। अब इसके बाद आया है निम्न में से शुद्ध वर्तनी छांटिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी हमने क्या है, छांटनी है। तो आपके पास जो शुद्ध जो वर्तनी थी वो थी आपके पास क्या है, कुमुदनी। क्या थी? कुमुदनी। ठीक है, ये आपके पास जो है शुद्ध वर्तनी थी। ठीक, देखेंगे दोनों में छोटे छोटे, फिर छोटी ई की मात्रा, फिर 9, फिर बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कुमुदनी सही वर्तनी थी। ठीक, अगला है इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द छांटिए। ठीक है, हो गया? देखेंगे 4 शब्द दे रखे हमारे पास, 1 2 3 और 1 4। पहला दे रखा है प्रदर्शित,
प्रदर्शित। दूसरा दे रखा है अहोरात्र, अहोरात्र। और तीसरा दे रखा एकतारा, एकतारा। और चौथा दे रखा है भास्कर। इन चारों में से आपके पास जो है शुद्ध शब्द छांटना, शुद्ध वर्तनी छांटनी। क्या छांटना है? शुद्ध वर्तनी हमने इस पे क्या है? छांटनी है इन चारों में। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 3 हो गया। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? भास्कर है। भास्कर को हम लिखते हैं भास्कर इस प्रकार से, ठीक है। ये तीनों जो हमारे पास एग्जाम में आ चुके हैं और आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वर्तनी की दृष्टि से देते हैं ये लोग, ठीक, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ये भी आपने एक शब्द की वर्तनी क्या है? अशुद्ध बतानी थी। हो गया। चलिए 4 शब्द है, उस पे से आपने जो है अशुद्ध वर्तनी बतानी है। कौन सी वर्तनी बतानी है? अशुद्ध वर्तनी। पहला है आपके पास उज्ज्वल, उज्ज्वल। दूसरा है कवित्री और तीसरा है कवित्री और चौथा है मोक्ष। बताइए इस पे कौन सा गलत है? हाँ, कौन सा है? दूसरा, अशुद्ध, ठीक है ना। देखो ये गलत है, बाकी तीनों सही है। उज्ज्वल जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, थोड़ा उस पर मिस्टेक करी उन्होंने टाइपिंग पे, उस पर डबल जॉ कर दिया। उज्ज्वल ऐसा होगा। कौन सी वाली? ये वाली? अरे भाई ये मैंने लिखा और ये मैंने बाद में कराई। कैसे आदमी है यार, ऊपर वाले लिखते। मैंने ये लिखा, फिर मैंने बोला कौन सा गलत है, तब बताया ये गलत है, तब मैंने ये वाला लिखा नीचे। थोड़ा याद रखो, भूल जाते हैं। क्लास में मैंने कब पहले आपके लिखा, जब महादेव वर्मा लिखा ऐसा लिखा मैंने, कवित्री ये लिखा ना। फिर मैंने आपको पूछा कि मैंने क्या चीज़ गलत लिखा, ठीक, मैंने पूछा, आपने वही चीज़ गलत लिख दिया। मैंने फिर आपने बोला, फिर किसी ने बोला था कि हमने ध्यान नहीं दिया, आपने बोला था शायद। फिर मैंने बोला कवित्री ऐसा लिखते, ये वाला वी नहीं डालते, समझ गया। सिर्फ यहाँ पे आता कव, यहाँ पे आता इत्री, ये कवित्री, ठीक है, ये आता है। इसके जगह आप ये लिख दो एक ज्योत्सना, ठीक है। ज्योत्सना शब्द हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इसको काट के आप ज्योत्सना इसके जगह लिखिए, ठीक है। कवित्री हमारे पास ये सही है, ये भी सही है, ये वाला हमारे पास क्या है? गलत है, ठीक है। हो गया। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, कि हमारे पास जो है निम्न शब्दों में से विशेषण किस में है, ठीक है। मिटाओ इसको। अरे याद है, किसी ने यही वाला तो नहीं लिखा हो जैसे इन्होंने लिखा हो, ये वाला कवित्री तो नहीं लिखा हो परसों वाले में, काट के सही करा हुआ ना, याद है? हाँ, अब नवीन ने वही लिख दिया। चलिए देखा करना, पहले मैंने ये लिखा फिर बाद में काट के दूसरा कराए, इसीलिए कराए कि ताकि याद रहेगा आपको। चलिए निम्न शब्दों में से विशेषण है। अब देखेंगे विशेषण बताना है। विशेषण, विशेषण कि विशेषण किस में है? 1 2 3 4, ठीक है। बस 2 प्रश्न बचे हुए हैं। एक है हमारे पास प्रपंच, प्रपंच बात नहीं, प्रपंच। दूसरा है सरपंच, सरपंच। और तीसरा है पहुंच। और अगला है आपके पास पांचवा। तो इसमें विशेषण बताना है। कौन से वाले में विशेषण है? पांचवा। हंस रहा है इधर सुखदेव। पांचवा, पांचवें में कैसे विशेषण है सुखदेव बताएगा। पांचवें में कैसे विशेषण है बताओ। सरपंच मतलब सरपंच होता है, सरपंच होता है गांव में बना रखा। एक जो है जंगलात का सरपंच होता है, गांव में मुखिया होता टाइप का होता है, उसको सरपंच बोलते हैं, बोलो सरपंच बना दिया, ठीक है। तो पांचवा क्या है? ये तो ऐसे मैंने दे दिया, प्रपंच सरपंच ऐसे दे दिए। पांचवा में कैसा विशेषण है बताओ। शिव सिंह कैसा विशेषण है बताओ। पांचवें में कैसा विशेषण है?
बताओ। अरे भाई पांचवा है ना। हाँ, गणनावाचक नहीं है, संख्यावाचक विशेषण नहीं है, समझ गया ना। गणनावाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गणनावाचक, यानी कि गणना के आधार पर। जैसे हमारे पास आता है 4, 5, तो 4 हमारे पास निश्चित गणनावाचक विशेषण है, ठीक है। पांचवा हमारे पास गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप इसको गणनावाचक विशेषण। चलिए अगला है चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही है। लास्ट प्रश्न है, हो गए। चलिए लास्ट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिड़िया, देखेंगे, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है। जो चिड़िया है आकाश में उड़ रही है, उड़ रही, उड़ रही, उड़ रही, वाक्य में उड़ रही क्रिया है, उड़ रही क्रिया है, क्रिया है। पहला है ऑप्शन में प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक। दूसरा है अपूर्णकालिक क्रिया, अपूर्णकालिक क्रिया, कालिक क्रिया। और तीसरा है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और चौथा है आपके पास अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। इन चार में आपने जो है क्रिया बतानी है कि इसमें जो है कौन सी क्रिया होगी, ठीक है। अकर्मक क्रिया, ठीक है। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब बहुतों को लग रहा होगा कि अकर्मक चिड़िया उड़ रही है, कहाँ उड़ रही है? आकाश में उड़ रही है। तो जहाँ पर हमारे पास प्रश्न का जवाब मिल जाता है वहाँ पर अक्सर हमारे पास क्या सकर्मक क्रिया होती है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है, ठीक है। तो आप नीचे लिख सकते हैं उसकी जो है नीचे क्या होती है, कंडीशन होती है हमारे पास अकर्मक क्रिया के लिए। तो लिखेंगे आप अकर्मक क्रिया में नीचे लिख दो अकर्मक क्रिया, लिख दो। यानी कि वाक्य में उड़ रही अकर्मक क्रिया है, वाक्य में उड़ रही अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। वाक्य में उड़ रही अकर्मक क्रिया है। यहां पर कर्ता कौन है? चिड़िया, ठीक है। यहां पर कर्ता, यानी कि कर्ता कौन है? चिड़िया। यहां पर कर्ता चिड़िया, द्वारा स्वयं क्रिया, यहां पर कर्ता चिड़िया द्वारा स्वयं कार्य, यानी कि उड़ना, ठीक है। कार्य क्या है? उड़ना। यहां पर कर्ता द्वारा स्वयं कार्य उड़ना संपन्न कराया जा रहा है, संपन्न कराया जा रहा है, संपन्न कराया जा रहा है, ठीक है। यहां पर उसके द्वारा जो है जो कार्य है वो क्या है? संपन्न कराया जा रहा है, ठीक है, चिड़िया के द्वारा। तो इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। यानी कि जहां पर जो है स्वयं के द्वारा ही स्वयं कार्य का क्या संपादन किया जाता है या समापन किया जाता है, वहां पर आपके पास कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। देखो प्रेरणार्थक क्रिया है कि जैसे मैं कार्य करवा रहा हूं तो मैंने दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता हूं और वो उस कार्य को करेगा, तो वहां पर कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो लिख सकते हैं आप यहां पर प्रेरणार्थक क्रिया, जब कोई व्यक्ति, लिखो प्रेरणार्थक क्रिया में, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को
किसी कार्य को दूसरे को प्रेरित करके, किसी कार्य को दूसरे को प्रेरित करके उस कार्य को संपन्न करवाता है, दूसरे को प्रेरित करके उस कार्य को संपन्न करवाता है, संपन्न करवाता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो अपूर्णकालिक क्रिया का मतलब है कि जैसे, सुनना पहले, लिखना नहीं है, जैसे मैंने कोई कार्य किया लेकिन मुझे जो है उसका पता नहीं है कि कार्य अभी समाप्त हुआ या नहीं हुआ, यानी कि अपूर्णकालिक है, अभी निश्चित नहीं है कि समाप्त हो गया नहीं हुआ, अभी चल रहा है, वो भी पता नहीं है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, पता ही नहीं है, तो वहां पर हो गया अपूर्णकालिक, यानी कि काल का मुझे पता नहीं कि क्रिया क्या हो रही है। ठीक है, अब लिखेंगे सकर्मक क्रिया, इंपॉर्टेंट है सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक हेडिंग डालो, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया लिखो। इसमें जैसे हमारे पास पढ़ना हो गया, सीखना हो गया या सिलना हो गया, चलिए लिखेंगे सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन, जिस क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता करता है, व्यापार का संचालन कर्ता करता है, व्यापार का संचालन कर्ता करता है, परंतु उसका फल हो गया, उसका फल दूसरे पर पड़ता है, उसका फल दूसरे पर पड़ता है, उसका फल दूसरे पर पड़ता है,